सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फ्रेंडली। और फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी पटना वुमेंस कॉलेज की जो बीकॉम का एंट्रेंस हुआ है। अभी फ़िलहाल उस पेपर्स को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं अच्छे तरीके से कि आखिर हमारे पटना वुमेंस कॉलेज की जो पेपर थी उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह रहे थे, एंड जो हमारी पटना यूनिवर्सिटी की जो अभी एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाली है बीकॉम्स की, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पटना वुमेंस कॉलेज की और पटना यूनिवर्सिटी की जो बीकॉम की एंट्रेंस रहने वाली है, जो क्वेश्चंस पेपर रहने वाली है, वो कहीं ना कहीं इससे सेम ही रहेंगे, इसके सेम ही पैटर्न्स रहेंगे। तो इसीलिए आज हम इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और आगे जानेंगे कि हमारी किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी पटना वुमेंस कॉलेज की इस बीकॉम प्रवेश परीक्षा की टेस्ट पेपर को। तो फाइनली सबसे पहले आपको जानने ज़रूर है कि जो हमारे पटना वुमेंस कॉलेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हुई थी उसमें पार्ट ए था और पार्ट बी था, जिसमें पार्ट ए में जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग्स वगैरह, एंड जनरल नॉलेज में आपके बहुत सारे एंड अदर्स इंग्लिश वगैरह भी इसमें इंक्लूड थे, जहाँ पे 25 मार्क्स पूछा था। एंड जो आपके पार्ट बी था जहाँ पे कॉमर्स यानी अकाउंट्स एंड अदर्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट से आपके पूछे से 75 मार्क्स के। तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गए होंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे थे हमारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब भी। लेकिन एक और बात आती है कि आपके जो पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होने वाला है उसका सिलेबस कुछ और है, क्योंकि वहाँ पे आपको 40 मार्क्स पूछने वाले हैं जनरल नॉलेज से एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे आप सभी को ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जहाँ पे आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट से 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी 60%। तो ये पटना यूनिवर्सिटी की सिलेबस है, एंड पटना वुमेंस कॉलेज जो अपना खुद का एग्जामिनेशंस करवाता है, एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है, ये उसकी सिलेबस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस सेशंस को और एनालाइज करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह थे हमारे पटना यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस टेस्ट में। तो चलिए हम लोग नीचे स्किप करते हैं। ये हमारे जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस पेपर है, हम लोग इसको अच्छे तरीके से बाद में देखेंगे। पहले हमारी कॉमर्स सेक्शंस की जो पेपर थी, जो क्वेश्चंस थे, हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एट द इंडियन कंपनी एक्ट एज ए पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 इन द पार्टनरशिप फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने रह सकते हैं? तो 50 आपके क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। ये क्या है? सही है। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप लोग हिंदी में भी देखिएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है 50। देन उसके बाद से हम चलते हैं नंबर 27 क्या कहता है, चालू संपत्तियों में कौन सा मद शामिल होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूड इन करेंट एसिड्स, कैन इंक्लूड इन करेंट एसिड्स। तो पेटेंट क्या है? हमारा नॉन करेंट एसिड्स है। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा नॉन करेंट एसिड्स है। मशीन क्या है? नॉन करेंट एसिड्स है। लेकिन जो हमारा स्टॉक है वो क्या है? करेंट एसिड्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक्स। हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? स्टॉक्स। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर गेट द राइट इन द कंपनी। इक्विटी शेयर यानी समता अंशधारी को क्या अधिकार होता है? तो समता अंशधारी क्या होते हैं? तो वो वोट देने का अधिकार होता है, उनको क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। और डिवेंचर्स वाले को क्या मिलते हैं? तो डिवेंचर्स वाले को एंट्रेंस रिसीव करने का अधिकार होता है। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का? निम्न में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। प्रबंध का उस उद्देश्य क्या नहीं है? तो नीति निर्धारण यानी पॉलिसी डेटर्मिनेशन जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। 30 यानी प्लानिंग इज नॉट रिमेडिएटिव ऑफ ऑल बिजनेस बिकॉज इविल्स। नियोजन व्यापार के सभी बुराइयों का उपाय है, उपाय नहीं है, क्योंकि क्या होता है? ये गोल ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? ये गोल ओरिएंटेड होता है। प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड होता है। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट है 9,000 रुपये। अमाउंट कितना है? 9,000। एंड दे वेयर पेड एट द डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 5%। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी 9,000 रुपये का अगर हम 5% निकालें, अगर 9,000 रुपये का तो हम लोग 5% निकालें तो 10% हो जाएंगे 900। 900 रुपये 10% हो जाएंगे। इसके 5% कितने हो जाएंगे? 450। क्या इसका 450 आंसर होगा? नहीं, क्योंकि हमको डेबिट कर पूछ रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम किस से डेबिट करेंगे। तो डेबिट कितना से करेंगे? 9,000 में से -450 करेंगे तो कितना आएगा? 8,500
50, यानी 8550 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द आइडियल लिक्विडिटी रेशियो, द आइडियल लिक्विडिटी रेशियो, द आइडियल लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, 1:1। या पूछ सकता है कि आइडियल क्विक रेशियो, या पूछ सकता है कि आइडियल एसिड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो क्या होता है, ये तीनों का एक ही नाम है, ठीक है, ये तीनों का क्या है, एक ही नाम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1:1। और आइडियल करेंट रेशियो कितना होता है, 2:1। जो आइडियल करेंट रेशियो होता है, करेंट रेशियो वो कितना होता है, 2:1। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 एंड बी कौन रिटायर ले रहा है, तो बी रिटायर। A एंड C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द रेशियो 3:2। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा। देखिए आप सभी के ये इसके बाद से एक लाइव सेशन रखा गया है जो कि आपके 7 बजे से है। अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप 7 बजे ज्वाइन अप कीजिए। अगर आपने बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइव सेशंस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएंगे। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पे। लेकिन जो 7 बजे आपकी लाइव क्लासेस रहने वाली है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। ABC का जो कितना है रेशियो, वह 1/2, 1/3, 1/5, इसकी रेशियो हम पहले निकालेंगे। तो इसकी रेशियो कितनी है, 3 दूनी 6। इसका LCM आएगा 6। जब LCM 6 आएगा तो 2 3 6, 3 दूनी 6, यानी 3:2:1। ये आ गया आपका रेशियो ABC का, ये रेशियो आ गया। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे जब 3:2 में से, यानी बी तो रिटायर ले रहा है, लेकिन 3:2 यानी 3/5। अगर हम 3/5 और 3 कितना आ जाएंगे, 3:2:1। तो 3 2 5 1 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30 और 6 6। तो 6 का 6 × 6 3 18 माइनस 6 5 30, यानी 5 3 15, 18 माइनस 15 यानी कितना आएगा, 3। और फिर इसी तरह से हम दूसरा का भी निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3:7 आएगा। 3:7 जो हमारा आंसर आएगा वो 3:7 आएगा। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाई स्कूल्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाई स्कूल्स फॉर एनुअल फंक्शंस ट्रीटेड। एक स्कूल द्वारा वार्षिक क्या है, वार्षिक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एनुअल फंक्शंस। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, एनुअल फंक्शंस के लिए, वो कहाँ पे जाएगा, हमारा कैपिटल रिसीव में जाएगा। अगर यहीं पे एनुअल फंक्शंस के लिए ना होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल्स के लिए हो कि कोई स्पेसिफिक अगर काम को दर्शाता है तो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है। अगर उसकी काम को नहीं दर्शाता है तो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द प्रोडक्शंस ऑफ, जो फॉरफीचर्स ऑफ शेयर होता है यानी अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप कहा जाता है। तो अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप जो होता है वो पेड अप कैपिटल पे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द केस ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसिड्स। सेल ऑफ एसिड्स यानी कितना है, तो 50,000 रुपये का सेल ऑफ एसिड्स है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं इसको अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे 7 बजे अपनी लाइव क्लासेस में, ठीक है। अभी हम लोग फ़िलहाल इसकी एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कौन से आंसर होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे जो सेल्स ऑफ एसिड है ये कितना है, 50,000 रुपये है। और टोटल एसिड कितना है, 60,000 रुपये है। और टोटल लाइबिलिटी कितना है, 20,000 रुपये है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 2,000 रुपये है। तो अगर हम निकालते हैं तो 50,000 को हमको अब यहाँ पे मतलब नहीं है टोटल एसिड से, क्योंकि हमको सेल हो रहा है। सेल कितना हो रहा है, 50,000 रुपये का हम एसिड सेल कर रहे हैं। 50,000 रुपये का हम एसिड सेल कर रहे हैं। तो 20,000 रुपये का लाइबिलिटी है हमारे। तो 20,000 रुपये का हमारे पास लाइबिलिटी है, तो हम जो सेल किए हैं उसी में से हम देंगे।
उसी में से हम एक्सपेंस करेंगे। तो 20,000 माइनस 30,000 तो कितना बचा, 30,000 रुपये आपका बचा, 30,000। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, ये रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कहाँ पे दर्शाते हैं, तो हम लोग उसको डेबिट साइड में दर्शाते हैं। तो डेबिट करेंगे हम 2,000 रुपये को, तो 2,000 रुपये को जब हम डेबिट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3200 प्रॉफिट, कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडेंस। एक और बात आती है कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा क्योंकि आप सभी को एक्सटर्नल कुछ साउंड्स वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग थोड़े एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडेंस व्हाट द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट एंड डिवेंचर्स, amount of debentures to be transferred to debenture redemption reserve before the considerations of redemption debentures of in the case of contribution debenture। सॉरी यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से शो नहीं हो रहे हैं तो थोड़े से आप लोग एडजस्टमेंट करिएगा। रिडम्पशन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल जो डिवेंचर्स होता है वो हमारा जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है यानी शून्य होता है। एक और बात आती है कि यहाँ पे 25 भी, मुझे भी यहाँ पे कन्फ्यूजन्स है, जो सेबी के गाइडेंस के अनुसार हमको देखा जाए तो जो जीरो ही होगा, लेकिन बट आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या होंगे, 25 होंगे या ये, ठीक है। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, जो डिविडेंड हम पेड करते हैं वो किस पे, तो पेड अप कैपिटल पे, ठीक है। फॉर फीचर्स की अकाउंट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो 100% श्योर रहिए कि आपको दिक्कत नहीं होने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन से इस टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कैश आइटम, यानी नॉन कैश आइटम। जो नॉन कैश आइटम क्या होता है, हमारा डिप्रिसिएशन होता है, एमोटाइजेशन होता है, ये सारे हमारे क्या हो गए, नॉन कैश आइटम हो गए। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नगद मद नहीं है, गैर नगद मद नहीं है, नॉट ए नॉन कैश आइटम, नॉट ए नॉन कैश आइटम। तो ये क्या है, हमारा डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन हो गए, एमोटाइजेशन हो गए, इन अदर्स बहुत भी सारे हैं जो हमारे नॉन कैश आइटम है, नॉट फॉर नॉन कैश आइटम है। तो उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन ऑफ परचेज प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इन, प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन होगा। तो अंशों का निर्गमन क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि कोई हम शेयर को इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर, जो कंसिडरेशन चार्जेस है उसको परचेज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, उससे परचेज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा, कुछ नहीं होगा, ना इधर ना आउटफ्लो होगा ना इनफ्लो होगा। जो हमारा स्टॉक जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेंट रेशियो 1:2, करेंट लाइबिलिटी 25,000 रुपये है, तो करेंट एसिड्स क्या होगा। तो आप सभी को सबसे पहले पता है कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो CR यानी करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA यानी करेंट एसिड्स बटा CL यानी करेंट लाइबिलिटी, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। हमारा कितना है, करेंट रेशियो 1/2। आप लोग की क्लास है उसमें हम इसको अच्छे तरीके से बताएंगे। 1/2 गुने कितना है, तो 25,000 रुपये है, 25,000। तो 25,000 को अगर हम काटते हैं तो 2 एकम 2, 5 दूनी 100, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2500, कितना हो जाएंगे, 12,500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12,500। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार हम इसको अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है, लाइव सेशंस में हम इसको अच्छे तरीके से बता देंगे और इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, आने की संभावनाएं बनती है, हम उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रिसीप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर्स शो इन द, तो जितने भी हमारे कैपिटल नेचर्स के रिसीप्ट्स होते हैं उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, तो बैलेंस शीट में शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे रेवेन्यू नेचर्स के आइटम होते हैं उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार नियंत्रण प्रतिबंधों में कमी करती है। तो क्या लिबरलाइजेशंस में प्राइवेटाइजेशंस क्या है, ये
प्राइवेट से रिलेटेड है, यानी एक पर्सन से रिलेटेड है, उस पर जो हमारे गवर्नमेंट का जो अधिकार रहता है उस पर नहीं रहता है। ग्लोबलाइजेशन पे रहता है, बट इन अदर्स स्टेट का और आपका दोनों का रहता है। लेकिन जो हमारा प्राइवेट लिबरलाइजेशन होता है इसमें पूरा हक होता है गवर्नमेंट का पूरा हक होता है कि वो किस तरह से करती है, वो किस तरह से नियंत्रण करती है। वो रेस्ट्रिकेटेड भी लगा सकती है, वो रेस्ट्रिकेशंस भी लगा सकती है, या कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसका अधिकार है। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन मैनेजमेंट शुड बी वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क विच टेक्निक। अगर टेक्निक की बात आ गई तो मेथड स्टडी। बस आपको टेक्निक की बात आ गई, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आ गई तो आपको मेथड टेक्निक लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक की ऑलरेडी बात कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस। आप सभी को थोड़े से बस इसमें ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी बेसिस द प्रोडक्ट्स लाइन्स ऑफ पार्ट। ग्रुपिंग एक्टिविटी क्या है? उत्पाद रेखा आधारित सामूहिक क्रिया का अंग है। सामूहिक डैश क्रिया का अंग है। तो सामूहिक डैश यानी डिविजनल तौर पे अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग हम किस तरह से करते हैं? तो ग्रुपिंग करते हैं हम डिविजनल तौर पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोमोशंस मिक्स। कौन सा इनमें से प्रोमोशंस मिक्स एलिमेंट नहीं है? क्या कर रहे हैं? निम्न में से कौन सा सर्ववर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है? सर्ववर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है यानी उत्पाद विकास, ये क्या है? हमारा प्रमोशंस का एलिमेंट नहीं है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बस थोड़े से ध्यान देने वाली बात है, इतना आसान क्वेश्चन है। अगर आप सोचते हो कि एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारा एलिमेंट है प्रमोशंस का, पर्सनल भी सेल करते हैं वो भी हमारे लिए एडवर्टीजमेंट्स है, सेल पर्सनल प्रमोशंस भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो ये हमारा कहाँ होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये हमारे वेयर हाउसिंग का पार्ट्स है, तो ये हमारा वेयर हाउसिंग का पार्ट तो ये आंसर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लैंग्वेज भी, डिस्टेंस भी, इंडिविजुअल डिफरेंस भी, ये सारे हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि करेंट एसिड्स ऑफ बिजनेस। क्या? करेंट एसिड्स ऑफ बिजनेस शुड बी फाइनेंशियल थॉग। सॉरी, थोड़े से यहाँ पे टच नहीं हो रहे हैं। करेंट एसिड्स ऑफ बिजनेस शुड बी फाइनेंशियल थॉग। तो इसके क्या आंसर हो जाएंगे? तो इसके आंसर जो हो जाएंगे वो करेंट लाइबिलिटी ओनली, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पार्टली बोथ, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाएंगे। क्योंकि करेंट एसिड जो होता है वो हमारे बिजनेस को क्या करता है? बिजनेस को फाइनेंस करने में क्या करता है? तो ये पार्टली और जो करेंट एसिड्स होता है पार्टली लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। ये क्या हो जाएंगे? हमारे सी आंसर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आपको ये बताना है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो किन्होंने गिवन किया था। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है, नीड्स ऑन द जॉब्स आर फुलफिल्ड इन हार्ड वर्क ऑन द बिजनेस। आपको पता ही लग गया होगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो किन्होंने कहा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। चलिए, ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द, ये क्या है? ट्रेजरी बिल्स क्या है हमारा? तो ये हमारा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट या शॉर्ट टर्म फंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का जो फंड्स है वो कौन सा है? तो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग टर्म, तो ये हमारा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन जो हमारा ट्रेजरी बिल्स है वो शॉर्ट टर्म्स फंड है, शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ब्रोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स है, ठीक है। ये हमारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बेस्ट डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आप अगर हिंदी में इसको पढ़ोगे तो आसानी से आप लोग इसको टिक कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में अपने कामों को क्या कर देना? बांट कर देना, ठीक है, बांट देना, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को क्या कर देना? डिवाइड कर देना एक स्मॉल पार्ट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर्स। तो
कौन सा इनमें से नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल फोर्मेंसी जो है वो नहीं है, क्योंकि ये किन्होंने दिया है, तो ये हमारे दिए हैं हमारे हेनरी फ्योल ने। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बजट क्या रिफर करता है, बजट क्या रिफर करता है, तो एक्सप्रेस करता है जितने भी हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, क्या करता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट करके हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमारी बजट किस तरह से रहने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मेंटल रिवैल्यूएशंस, इतने आसान, साइंटिफिक मैनेजमेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन प्लान, ए कंप्लाइजिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ ए कंप्लाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव नोन एज, अब आप लोग हिंदी में पढ़िए, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सॉरी थोड़े से बृहद योजना जानी जाती है। तो क्या हम कोई भी ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, उसी अनुसार ना हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेटजी, क्या हो जाएगा स्ट्रेटजी। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। कब, तो 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988। और इसका एक्ट कब है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्ट कब है, तो 1992 में इसके एक्ट है, 1992 क्या है, इसका एक्ट है। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अरे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेंशियल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्या है, कंपोनाइड विथ द अथॉरिटी इज नेसेसरी, क्योंकि हम किसी को भी अगर हम अथॉरिटी ऑन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आधिकारिक नहीं करेंगे तब तक वो हमारे काम को क्या करेगा, ठीक, उसके पास अच्छे तरीके से काम करने की हैबिट ही नहीं आएगी, एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। अगर हम अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक किसी पर्सन्स को देते हैं तो वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी को क्या करेगा, अच्छे तरीके से एक्युमुलेट करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको इफेक्टिव बनाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्या है हमारा अथॉरिटी। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा, द डिस्प्यूट विच कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट क्या बताता है कि जितने भी हमारे सामान, दोषी माल से संबंध, विवादित वगैरह जो भी हमारे हैं उसको क्या करना, खारिज कर देना। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। ग्रेपविन क्या है हमारा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ग्रेपिंग क्या है हमारा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन सेक्शन से कितने आपके क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम लोग कम्युनिकेशन को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल ऑन। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट किस में रहता है, मान लो कि हमारे अकाउंट में 0 रुपये है और हमने क्या किया, ओवर ड्राफ्ट कर लिया, यानी 20,000 रुपये क्या किया, ओवर ड्राफ्ट कर लिया। तो ये कहाँ पे फैसिलिटी होता है, तो जाहिर सी बात है करेंट अकाउंट में। आप लोग मोबाइल वगैरह परचेज नहीं करते हो, जब परचेज वगैरह करते हो क्रेडिट कार्ड से तो क्या होता है, उसमें आपके अकाउंट में 0 बैलेंस भी रहता है, फिर भी आप परचेज कर लेते हो। क्यों, क्योंकि वो करेंट अकाउंट रहता है। करेंट अकाउंट एक मिनिमम रेंट देता है कि इतने तक आप ओवर ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो आपके अगर आपने वहाँ पे क्रेडिट अपना बना लिया है तो आप 2 लाख 1 लाख इससे अधिक भी आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सुपरविजन्स इज एलिमेंट ऑफ, यानी पर्यवेक्षण तत्व किसका है, तो डायरेक्शंस का है। जो हमारा डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस में ही ना बताते हैं, एक लीडरशिप होता है वो बताता है कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ऐसे करना है, क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन मीन्स, तो क्या, एक्सपेंडिड ऑन इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी आंतरिक और बाहरी विस्तार, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये मज़ेदार क्वेश्चन है कि व्हेन द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी गिवन द मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि 2 पर्सन्स है, राम और श्याम। राम ने पी रखा, श्याम ने पी रखा था, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मेरी बाइक तू ले जाना 5,000 में, नई बाइक है और ले जाना 5,000 में। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि
एक भूल चूक से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया। भूल चूक से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया। अरे नशे में तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया। तो ये क्या हो, हम इसको क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे इसको, तो इसको हम 0 मान के चलेंगे, वाइड मान के चलेंगे। क्या, वाइड मान के चलेंगे। इसको मान्यता प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, इसकी मान्यता प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर किसी भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी है, अगर दोनों ने अपनी सापेक्षा अनुसार जाहिर कर दिया है तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा, उसको वैलिड ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों ने गलती से मिस्टेक कर दिया है, गलती से मिस्टेक कर दिया, तो इसको क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेंचर्स कैपिटल इज अवेलेबल फॉर, जो हमारे वेंचर्स कैपिटल्स होते हैं, वेंचर्स कैपिटल मतलब साहसिक पूंजी उपलब्ध है। तो वेंचर कैपिटल्स जो होता है वो हमारा होता है किसमें, तो ऑल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एक्सटर्नली रिस्क यूनिट, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देन उसके बाद से हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट्री ओवरड्राफ्ट, इनमें से कौन सी फैक्ट्री ओवरड्राफ्ट नहीं है। तो जो हम, अच्छा एक आप बात बताइए कि फैक्ट्री इंश्योरेंस ये क्या है, रिलेटेड टू फैक्ट्री, डिप्रिसिएशन सब प्लान रिलेटेड टू ए फैक्ट्री, ड्राइंग ऑफ सैलरी रिलेटेड टू फैक्ट्री, बट सैलरी जो है वो नहीं है। सैलरी क्या है हमारा, वेतन क्या है हमारा, नहीं है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, which type of goods price fall does make, which types of goods price fall does not make increases in demand। मान लेते हैं यहाँ पे, एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए, किसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। मतलब कि जो मांग होता है उसका, जो डिमांड होता है वो उसका, वो जेव का तेव रहता है। अब मान लो कि आपके 1000 रुपये आपके चावल हो जाए, 1000 रुपये क्या हो गया, चावल आपके हो गए, तो क्या आप चावल खाना छोड़ दोगे, नहीं ना छोड़ोगे। तो ये हमारे लिए क्या है, नेसेसरी गुड, जो हमको आवश्यकता है, हमेशा डेली बेसिस पे हमको आवश्यकता है, ये हमारे लिए क्या है, नेसेसरी गुड्स है। तो इसको हम क्या कंज्यूम करना छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि नहीं छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच मॉनेटरी मेजर्स में बी एडॉप्टेड द करेक्ट डिफिसिट डिमांड। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ देज हो जाएंगे। कैश रिजर्व रेशियो, बाइंग सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, रिड्यूसिंग बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सारे क्या है हमारे, तो डिफिसिट डिमांड है। मान लो कि अगर इसकी जब क्या बोलते हैं, जब बैंक रेट अगर मान लेते हैं कि बढ़ेगा तो हमारा डिमांड क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है घटेगा। तो इसीलिए हमारा क्या है, ऑल ऑफ देज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हमारा, ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। एक्साइज, सेल ऑफ कस्टम्स एंड कस्टम ड्यूटी, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे। और डायरेक्ट टैक्स आपको जानने हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट जानने हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा गोसेंस का फर्स्ट लॉ है। क्या, गोसेंस का फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ कौन है गोसेंस का, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द केन्सियन मल्टीप्लायर एस्टेब्लिशेस रिलेशंस बिटवीन, तो क्या हो जाएगा, इनकम एंड कंजप्शंस, जितनी इनकम उतनी कंजप्शंस। देन सप्लाई ऑफ क्रिएट्स ऑन डिमांड हु गेट्स, तो हमारे जेबी शाह ने कहा था। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गिवन गुड प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमारा गिवन गुड का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है वो पॉजिटिव रहता है हमेशा, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपको ग्राफ से समझ में आएगा कि पॉजिटिव क्यों रहता है, ठीक है। तो इसकी ग्राफ वगैरह समझने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सब मार्केट से क्वेश्चंस वगैरह हैं, मार्केट से क्वेश्चंस रिलेट करते हैं, जो आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट है एक चैप्टर उससे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रोपाउंडेड फंक्शंस कहाँ पे है, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच मार्केट इक्वल टू AR यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू।
मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो रहता है वो हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में रहता है, ठीक है, दोनों सेम रहते हैं। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो प्रोडक्शंस इज फंक्शंस ऑफ, तो प्रोडक्शंस फंक्शन हैंड जो भी हमारे कमोडिटी होते हैं उसकी इफेक्टेड नहीं पड़ती है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए, परचेज ऑफ सेल्स ऑफ ओल्ड कमोडिटी को अगर हम परचेज करते हैं तो ये हमको इफेक्ट नहीं करेगा। देन उसके बाद से हम प्रोपोर्शंस एंड रिजल्ट्स इंक्रीज इन द ग्रेटर प्रोपोर्शंस देन इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, यदि उत्पाद के सभी कारणों के समान अनुपात में वृद्धि आती है और परिणाम उत्पाद से अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द रिटर्न टू स्केल। आप लोग जब पढ़िएगा ना तो मज़े आएंगे, इकोनॉमिक्स में मज़े आते हैं। इंक्रीजिंग टू रिटर्न टू स्केल्स, इसका एक और नाम होता है, अगर आप लोग पढ़िएगा तो उसमें मज़ा आएगा। कुछ इकोनॉमिक्स खास नहीं है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल अप्रोच इंटरप्रेन्योरशिप, तो जो साइकोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस करता है। यह क्या करता है, भूमिका प्रदर्शन की प्रक्रिया है। सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमिता जो है वो भूमिका प्रदर्शन की प्रक्रिया है। ये इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछ रहा है। जो साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है हमारे इंटरप्रेन्योरशिप का, वो एक रोल परफॉर्म करता है, क्या करता है, एक प्रोसेस रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IMP 0.5 है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना है, तो इनकम जनरेशन कितना होगा, इनकम जनरेशन कितना होगा, तो अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो कितना आ जाएगा, इसका आना चाहिए 200 करोड़, ठीक है। हम इसको सॉल्व करा देंगे आपके 7 बजे वाले लाइव क्लास में, ठीक है, लाइव क्लास में इसको हम सॉल्व कराएंगे। देन उसके बाद से ये गुडविल से क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हो कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट निकालना है जो कि हमारे पास गिवन है, और 2 ईयर्स का परचेजिंग प्राइस निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट का आप लोग को फार्मूला पता है कि एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, तो टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास 3 ईयर्स का, इसको ऐड कीजिए, 3 ईयर्स का जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12,600 कितना, 42,000, 39,000 और 45,000, 12,000 1,26,000 कितना हो जाएंगे, 1,26,000 बाटा 3, 1,26,000 बाटा 3। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, 42,000 रुपये आएगा, 42,000 रुपया आएगा, 42,000 रुपया आएगा। तो क्या पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 2 ईयर्स, तो गुडविल का भी वैल्यू निकालना है। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट गुने एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो इसे हम निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, तो 42,000 था ना, एवरेज प्रॉफिट 42,000 इंटू 2, 42,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, तो 84,000 आपके आंसर हो जाएंगे, 84,000 आपके आंसर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से इक्विपमेंट इज ड्यू टू, तो क्या करता है, तो ड्यू टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 88 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद से पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूटर बटा सेल टू 100। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो भी हमारे पास फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एक आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में वो कौन से फैक्टर्स रहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, क्या वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड जो रहते हैं वही इफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द सुपर प्रॉफिट, ये कौन सी बात है कि हमारा जो
एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं कि हम 10 रुपये कमा रहे थे और एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं हमारा 10 रुपये है और नॉर्मल प्रॉफिट हम 10 रुपये कमा रहे थे, तो हम हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से बढ़ जा रहा है, तो बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या है, ऑल ऑफ एबव, एलोकेटेड ऑफ प्रॉफिट, प्रोसीमेंट ऑफ फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब हमारे क्या है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। RBI Reserve Bank of India has been present the measurement of money supply, namely M1, M2, M3 and M4. Include M1 include M1 में क्या रहता है, तो हम M1 को क्या पता है क्या कहते हैं, नेरो मनी के नाम से भी जानते हैं। M1 को हम किस नाम से जानते हैं, तो नेरो मनी के भी नाम से जानते हैं। ये मनी इन बैंकिंग की क्वेश्चन है, तो M1 को हम नेरो मनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट बैंक एंड OD यानी ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट हेल्ड बाई RBI, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टमेंट शुड प्लेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी अपॉन द इन्वेस्टमेंट शुड प्लेस हाईएस्ट प्रायोरिटी अपॉन द, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे 95 के आपके मैक्सिमम देखा जाए, एक बार हम देख लेते हैं हिंदी में भी। निवेश के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिक देनी चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हमको सर्वोच्च प्राथमिक जो हमको देनी चाहिए वो क्या, मूड ऑफ कैपिटल मार्केट, लिक्विडिटी ऑफ मनी, सेफ्टी ऑफ फंड, प्रोफिटेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की लाभदायकता, सन की सुरक्षा, मुद्रा की तरहता या पूंजी बाजार की प्रकृति। तो ये थोड़े से इसमें कन्फ्यूजन है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है जो इसकी आंसर सटीक आंसर होनी चाहिए वो लिक्विडिटी ऑफ मनी ही होनी चाहिए। निवेश के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिक देनी चाहिए, तो लिक्विडिटी ऑफ मनी होनी चाहिए। बट आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 95 को, ठीक है। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल्स इफ, फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है वो किसके फेवरेबल्स में होता है, यानी वित्तीय उल्लेख अनुकूल कहलाता है। यदि अनुकूल कब कहलाएगा, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई होगा हमारे कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट से जो हमारा रिटर्न ऑफ हाईएस्ट होगा। एंड उसके बाद हम चलते हैं डोटी वांट टू इंस्टॉल द कंप्यूटेड अकाउंटिंग सिस्टम बट दे बजट लो, तो विच सॉफ्टवेयर शुड बी ऑप्टिमाइज, तो हमारा क्या हो जाएगा रेडी सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो परचेज ऑफ